राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हम लगातार संपर्क में हैं। पीएम ने कहा कि भारत अपने रुख पर कायम है कि विवाद का बातचीत से समाधान हो। उन्होंने कहा कि शांति स्थिरता के लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। और इससे पहले रूस के कजान शहर पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय संस्कृति, नृत्य और हिंदी में प्रार्थना के साथ पीएम मोदी की अगवानी की गई। तस्वीरें रूस के कजान की हैं। पीएम मोदी के स्वागत में बड़ी संख्या में लोग उमड़े। गर्मजोशी से पीएम मोदी की अगवानी की गई। लोगों ने भारत माता की जय और वंदे भारत के नारे लगाए तो मोदी मोदी की गूंज भी सुनाई दी। पीएम मोदी के सम्मान में रूसी कलाकारों ने भारतीय परिधानों में नृत्य किया और एक से बढ़कर एक प्रस्तुति पेश की। विदेशियों ने पीएम मोदी की अगवानी करते हुए हिंदी में प्रार्थना की और भगवान श्री कृष्ण के भजन भी गाए। एक्सेलेंसी, पिछले एक वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। एलएसी पर समझौते को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। चीन ने कहा है कि विवाद सुलझाने पर सहमति बन गई है। अब अगले दौर में प्लान को लागू किया जाएगा। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी गतिरोध अब खत्म हो गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि सीमा पर जारी विवाद अब सुलझ गया है। दोनों पक्ष प्रासंगिक मामलों पर समाधान पर पहुंच गए हैं, जिसे चीन सकारात्मक रूप से देखता है। अगले चरण में चीन समाधान योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भारत के साथ काम करेगा। And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. वहीं आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि समझौते के मुताबिक समाधान होगा। So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other, and we are able to convince each other. Look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping, and both have to reassure each other. वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग में हंगामा करने के आरोप में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को बैठक से एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली में वक्फ बिल पर चल रही जेपीसी मीटिंग में फिर से हंगामा हो गया और टीएमसी बीजेपी के सांसदों के बीच जमकर बहसबाजी हो गई। बैठक के दौरान टीएमसी के कल्याण बनर्जी और बीजेपी के अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच उस वक्त बहस हो गई जब ओडिशा के एक संगठन के सदस्य वक्फ बिल पर अपनी बात रख रहे थे। आज की बैठक में कटक से कुछ लीगल एक्सपर्ट्स आए थे। आरोप है कि कल्याण बनर्जी बिना अपनी बारी के बीच में बोलना चाह रहे थे, जिसके बाद उनकी बीजेपी नेता अभिजीत गंगोपाध्याय से बहस हो गई। बहस के दौरान कल्याण बनर्जी ने टेबल पर पानी की बोतल पटक दी और बोतल के शीशे से खुद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की उंगली में चोट लग गई। बीजेपी का आरोप है कि बनर्जी ने पानी की बोतल जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल की ओर उछाली थी। उंगली में चोट लगने के बाद उनकी मरहम पट्टी कराई गई। फिर वो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आप सांसद संजय सिंह के साथ दोबारा बैठक में जाते नजर आए। जेपीसी की बैठक में हंगामा और बहस की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी दोनों सांसद बैठक के दौरान आपस में भिड़ चुके हैं। 15 अक्टूबर को हुई बैठक में भी दोनों में जमकर बहस हुई थी।
और महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि एमवीए अब सीटों पर समाधान के करीब पहुंच गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, एमवीए में सीटों पर जल्द समाधान मुमकिन है, 25 से 30 सीटों पर समस्या है, ये कहा है नाना पटोले ने। एमवीए की आज की मीटिंग में इस पर फैसला संभव है। हमने ही बताया कि आप शरद पवार जी से और उद्धव जी से मिलके क्या बात है वो करके आइए, तो अभी उनके साथ भी मेरा मीटिंग है और मुझे लगता है कि आज और उसके बाद में हमारा महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का भी मीटिंग है। 25-30 जगहों का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। सीटों पर जारी गतिरोध पर फिलहाल मुंबई में एमवीए की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इससे पहले आज सुबह कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने शरद पवार से मुलाकात की और फिर उद्धव ठाकरे के साथ उनकी लंबी बैठक हुई। एमवीए के विदर्भ की सीटों पर खींचतान जारी है। 25 से 30 सीटों पर पेंच फंसा है। एमवीए में जारी घमासान के बीच आज सुबह शरद पवार से कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट की मुलाकात हुई। शरद पवार और बाला साहेब थोराट की करीब 2.5 घंटे तक मीटिंग हुई। इसके बाद बाला साहेब थोराट मातोश्री गए और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे के साथ भी उन्होंने सीट के गतिरोध पर करीब 2.5 घंटे मंथन किया। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ 2.5 घंटे की बैठकों के बाद अब एमवीए की मीटिंग चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि अब विवादित सीटों पर समाधान हो जाएगा। बहुत सारी बातें हुई, बहुत इसमें हम आगे गए हैं, अच्छा ठीक से हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर देर रात हुई कांग्रेस चुनाव समिति की मीटिंग में 63 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए। सूत्रों के मुताबिक 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत किया गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 26 अक्टूबर को पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच विदर्भ क्षेत्रों की सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। विवादित सीटों पर समाधान निकालने के लिए शरद पवार अहम भूमिका निभा रहे हैं। 2 दिनों में शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के कई नेता शरद पवार से मिल चुके हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। 15 सीटों पर समस्या है, जल्द ही समाधान होगा। 288 सीटों पर चर्चा हुई है, समाधान निकालेंगे, ये कहा है उन्होंने। अनुभवी नेता हैं थोराट कांग्रेस के और अब समाधान होगा, यानी अब क्योंकि थोराट इसमें जुड़ गए हैं, इसको लेकर अब संजय राउत का कहना है कि क्योंकि वो अनुभवी नेता हैं तो अब समाधान हो जाएगा जिन सीटों पर बात फंसी हुई। शिवसेना के नेता लोग उनके साथ भी चर्चा करेंगे और बाद में हम देखेंगे आगे क्या करना है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। हम देख लेंगे 3 सीट, 4 सीट, 15 सीट, 288 सीट पर चर्चा चलती है ना, 2-3 सीट की थोड़ी चर्चा होती है, हो जाएगा सब, आप चिंता मत करिए। और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। यूपी में कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, पुलिस के साथ ही वारदात हो रही है। बीजेपी पीडीए परिवार की दुश्मन है। बहराइच दंगे में बीजेपी के नेता ही शामिल थे, ये कहा है अखिलेश यादव ने। जिलाधिकारी बीजेपी के जिलाध्यक्ष बन गए हैं, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है और ये चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिल गया। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार को कि उसने हिम्मत जुटा करके कम से कम वो छिपे हुए वीडियो से जानकारी हासिल कर ली कि पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में यह होता था। बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। यूपी सरकार ने अपनी दलील में कहा कि एक्ट को पूरी तरह रद्द करना ठीक नहीं, एक्ट में जरूरी बदलाव किए जा सकते थे। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है जियो और जीने दो। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ रहे हैं। सीजेआई का ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, आज क्या कुछ सुनवाई के दरमियान पीयूष कहा गया सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल सुमेरा, देखिए यूपी सरकार ने समान पक्ष रखा है जो हाई कोर्ट पे रखा था।
यूपी सरकार का ये कहना था कि इस मामले में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मद्देनज़र अगर जो इस एक्ट है उसके कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया जाता है तो उसमें कोई खामी नहीं है, लेकिन पूरे एक्ट को असंवैधानिक नहीं करार दिया जाना चाहिए। और इस दौरान ही सीजेआई ने ये कहा कि जो धर्म निरपेक्षता है उसका ये मतलब है जियो और जीने दो। उनका ये कहना था कि 700 साल की परंपरा को यूं ही नहीं भुलाया जा सकता। अगर आप एक्ट को ख़त्म कर देंगे तब भी लोग बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसा भेजेंगे और धर्म जो है उसके अर्थ में ही जब शिक्षा शामिल है तो ऐसी स्थिति में इसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि सीजेआई ने इस मामले में सभी पक्षों को सुना। जो याचिकाकर्ता थे उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि हाईकोर्ट ने इस मामले में बहुत सारे उन पहलुओं पर गौर नहीं किया जो मौलिक अधिकारों की समानता के अनुरूप हैं और इस मामले में जो पक्षकार हाईकोर्ट में थे उन्होंने इस मामले में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ ही सिर्फ जो दलीलें दी थी उन पर ही गौर किया गया, यानी कि याचिकाकर्ता के ये कहना था कि उसको पूरी तरह से सुना नहीं गया। इसके बाद यूपी सरकार ने दलील रखी और सभी पक्षों को सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चूंकि हाईकोर्ट ने इस मामले में पूरे एक्ट को ही असंवैधानिक करार दे दिया था, ऐसी स्थिति में आज सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत दिया है कि वो हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको पलट सकता है, क्योंकि सीजेआई के जो ऑब्जर्वेशंस थे वो सीधे तौर पर ये दर्शाते हैं कि इस मामले में जो धर्म है वो शिक्षा में कहीं ना कहीं शामिल है और ऐसी स्थिति में जो पुरातन शिक्षा जिस तरह से धर्म के अनुरूप दी जाती थी उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, महज राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसके बेसिस पर। जी सुमेरा। जी शुक्रिया पीयूष इस जानकारी के लिए आपका। और अब रुक अगली खबर का। बहराइच हिंसा की जांच तेज कर दी गई है। हिंसा की जांच के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा के बाद अब दोषियों के खिलाफ कानून का शिकंजा कसने लगा है। हिंसा की जांच के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। घटना के तमाम सबूत और वीडियो जुटाने के लिए नंबर भी जारी किया गया है। 7518023395 मोबाइल नंबर पर कोई भी शख्स सबूत भेज सकता है। दरअसल कोशिश हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ तमाम तरह के सबूत जुटाने की है। बता दें कि दुर्गा पूजा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच के महशी इलाके में जमकर हिंसा हुई थी। इस दौरान राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक को गोली मार दी गई थी, जिसके अगले दिन कई इलाकों में आगजनी हुई थी। सड़कों पर लोगों ने जमकर बवाल किया था। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के घर और दुकान पर नोटिस लगाया गया था। ये नोटिस अवैध निर्माण हटाने को लेकर लगाया गया था। वहीं बहराइच में हुई हिंसा के बाद प्रशासनिक कार्रवाई भी लगातार जारी है। मैसी सीओ रूपेंद्र गौड़ के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में एडिशनल एसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी को हटा दिया गया है। और यूपी में एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार की नई गाइडलाइन सामने आ गई है। गाइडलाइन में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी पुलिस पर एनकाउंटर को लेकर सवाल उठने के बाद योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। डीजीपी की ओर से इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके तहत एनकाउंटर में अपराधी की मौत या घायल होने पर घटनास्थल की वीडियोग्राफी करानी होगी। अगर एनकाउंटर में अपराधी की मौत हो जाती है तो 2 डॉक्टर्स का पैनल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी होगी। इतना ही नहीं, जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां फॉरेंसिक टीम भी निरीक्षण करेगी। नए दिशा निर्देश में यह भी कहा गया कि जहां एनकाउंटर हुआ है उस क्षेत्र के थाने की पुलिस जांच नहीं करेगी, दूसरे थाने की पुलिस से उसकी जांच कराई जाएगी। इसके अलावा एनकाउंटर में इस्तेमाल किए गए हथियारों को सरेंडर करना होगा, जिनकी जांच की जाएगी। ये निर्देश यूपी के सभी जिलों की पुलिस को दे दिए गए हैं। हाल ही में सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष की कई पार्टियों ने मुद्दा बनाया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को फर्जी बताकर पुलिस पर सवाल उठाए थे। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर की आबो हवा खराब हो रही है। AQI 370 के पार पहुंचने के बाद नई पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली सरकार अब यूपी, हरियाणा और राजस्थान सरकार से भी संपर्क साधने वाली है। दिल्ली में हर साल अक्टूबर नवंबर का महीना आते ही लोगों को यमुना के प्रदूषण की चिंता सताने लगती है। इस दौरान अमूमन काले रंग का दिखने वाला यमुना नदी का दूषित पानी सफेद रंग के झाग में बदल जाता है। दूर से ये एक बर्फ की चादर से दिखाई देता है। इसे एक जहरीला केमिकल भी कहा जाता है।
अब यमुना में झाग खत्म करने के लिए दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन ये छोटी कोशिश कितनी कारगर साबित होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली में ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। AQI लेवल 300 से ज्यादा होने पर CAQM ने आदेश जारी किया है। ग्रेप 2 लागू होने के बाद डीजल जनरेटर चलने पर रोक रहेगी। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा। CNG इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। अब पूरे दिल्ली का एवरेज अगर आप देखेंगे तो वो 300 के प्लस जा रहा है। उसको देखते हुए पाबंदियां और बढ़ाई जा रही हैं और आज से ग्रेप 2 के नियम लागू हुए हैं। पराली जलाने के खिलाफ हरियाणा और पंजाब में बड़ा एक्शन हुआ है। हरियाणा में कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जबकि पंजाब में 800 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान भले 2% से कम हो, लेकिन हरियाणा और पंजाब सरकार ने इस मुद्दे को लेकर गंभीर एक्शन लिए हैं। कृषि विभाग ने हरियाणा के 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने केस दर्ज होने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं पंजाब में पराली से जुड़े 874 केस दर्ज किए गए और 10,55,000 का जुर्माना लगाया गया। पंजाब में 394 किसानों पर एक्शन लिया गया। हरियाणा के कैथल जिले में अब तक कितने केस दर्ज किए गए, सुनिए। 123 मामले अभी तक आए हैं, जिसमें हमने 63 पे फाइन किया है 1,57,500 रुपये, और इसके अलावा अभी तक 22 FIR हुई हैं। हालांकि पंजाब में पराली जलाने के खिलाफ लिए गए एक्शन पर कांग्रेस ने सवाल उठाया और कहा कि सरकार जब तक किसानों की मदद नहीं करेगी, किसान मजबूरी में पराली जलाते रहेंगे। खासकर जो छोटा किसान है उसको आप सीधे तौर पे माली सहायता दें, क्योंकि उसका जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है उसको इजाज़त देती ही नहीं कि वो किसी और प्रणाली को अपनाए। और ठाणे में एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक चालक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। पुणे के बाद अब महाराष्ट्र के ठाणे में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक चालक को टक्कर मार दी। इस घटना में 21 साल के युवक की मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक आरोपी पार्किंग में कार खड़ी करके फरार हो गया। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। नौपाड़ा पुलिस ने कार चालक को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। दुर्घटना ठाणे के नितिन जंक्शन पर हुई। मृतक की पहचान वागले स्टेट के रहने वाले दर्शन शशिधर हेगड़े के रूप में हुई है। घटना सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 1:50 पर हुई, जब तेज रफ्तार कार ने दर्शन की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। आरोपी कार ड्राइवर की तलाश कर ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या वो नशे में था, क्योंकि ये हिट एंड रन केस के साथ ड्रिंक एंड ड्राइव का केस भी हो सकता है। एक इसम जो है दर्शन हेगड़े, उसका उम्र है 21 साल, रहने वाला वागले स्टेट थाने का है। वो उसके TVS मोटरसाइकिल से ट्रैवल कर रहा था और नितिन कंपनी जंक्शन थाना यहाँ पे रात को करीब 1:50 बजे एक मर्सिडीज बेंज ने उसके मोटरसाइकिल को डैश किया है और उसमें उसकी मौत हुई है। पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने वाले आरोपी को अदालत ने अजीबोगरीब सजा दी है, लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल से इस रिपोर्ट में देखिए वो अजीबोगरीब सजा क्या है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भोपाल के मिसरोद थाने में फैजान ने तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार भारत माता की जय के नारे लगाए। फैजान ने रील बनाते समय पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगा दिया था। जब मामला अदालत पहुंचा तो कोर्ट ने सजा सुनाई और कहा कि फैजान को महीने में 2 बार तिरंगे के सामने खड़ा होकर 21 बार भारत माता की जय के नारे लगाने होंगे। फैजान ने महीने का पहला नारा लगा दिया है और अपनी गलती भी स्वीकार कर ली है। हुआ था, क्यों आपने वीडियो बनाई थी? सर यही कि वीडियो एक रील बना रहे थे हम लोग, उन लोग से वीडियो वायरल हो गई, बस और कुछ नहीं। चाहिए कि आगे से मुझसे जो गलती हुई है वो जिसने बनाई है उनसे भी सहमत हूँ कि उन लोगों से भी ऐसी गलती ना करें दोबारा और ऐसे किसी से वीडियो बनवाने की कोशिश ना करें। आप पहले ऐसे शख्स हैं जिसे हाईकोर्ट ने इस तरह की सजा दी है, सहमत हैं आप? यही ठीक सजा है? जी ठीक सजा है मेरे लिए और मैं करता रहूँगा ये पालन जब तक मुझे दिया गया है। फैजान को अदालत ने इसी शर्त पर जमानत दी है कि वो महीने में 2 बार थाने आएगा और नारे लगाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। फैक्ट्री में रखा रूसी बम फटने से 11 कर्मचारी जख्मी हो गए। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारी ने बताया कि धमाके में कुल 11 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी हैं। बाकी के 7 कर्मचारी मेंटेनेंस विभाग के हैं, जो दूसरी बिल्डिंग में काम कर रहे थे।
अधिकारी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर घायलों को एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। धमाके के बाद जांच कमेटी गठित कर दी गई है। इसमें ये रशियन मिसाइल पुराना है, हम लोग बॉयल आउट कर रहे थे। अभी उसके लिए हमने इंक्वायरी बैठा दिया है। वो एक क्यों हुआ है, क्योंकि पानी से जो हम लोग रोज करते हैं, ये कोई नया नहीं है जो आज पहली बार कर रहे हैं। अभी एग्जैक्ट कारण तो इंक्वायरी इसको बता पाएंगे। अभी मैं उस बताने की स्थिति में नहीं हूँ। सभी घायलों का इलाज महाकौशल और खमरिया अस्पताल में चल रहा है। ये धमाका F-16 सेक्शन की बिल्डिंग में हुआ। ये बॉइल्ड आउट का प्रोसेस है एक बम का, पिचौरा बम का, उसमें ये हादसा हुआ है। और हालांकि सारी सुरक्षा की दृष्टि से ही कार्य किया जाता है, लेकिन बारूद का नेचर है। 2 भवन में बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए हैं, तो एक भवन में मेंटेनेंस के जो कर्मचारी थे वो सब सुरक्षित हैं। धमाके के बाद फैक्ट्री की 2 बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। और जयपुर में बांस बदनपुरा इलाके में एक मस्जिद को लेकर हंगामा हो गया। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद और शिया समुदाय के बीच कहासुनी भी हुई। देखिए पूरी खबर। वीडियो जयपुर के बांस बदनपुरा का है, जहां हवा महल विधायक बाल मुकुंद और शिया समुदाय के लोग आमने सामने हैं। कब्जा करने विधायक का मतलब कब्जा करने थे, संबंधित जो वक्फ बोर्ड के नाम पे बोर्ड लगा के कब्जा कर लो आप कहीं भी। प्रशासनिक प्रक्रिया मेरी बात, आपका देवी स्थान वहाँ है, बोर्ड यहाँ क्यों लगाया? बाल मुकुंद ने दावा किया कि शिया समुदाय के लोगों ने मंदिर की जगह पर अपनी मस्जिद बनाई है। हवा महल के विधायक यहाँ पूरे दल बल के साथ पहुँचे थे, जिसका स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया। मामला बढ़ने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और उसके बाद पूरा मामला थाने तक पहुंचा, जहां शिया समुदाय के लोगों ने मस्जिद और जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश किए और बताया कि मस्जिद वक्फ की संपत्ति पर बनी है और यहां पर कोई मंदिर नहीं है। क्या भेज दोगे कागज? हाँ, और आपको भारी बारिश ने एक बार फिर से आंध्र प्रदेश की परेशानी बढ़ाई है। अनंतपुर में जो हालात हैं वो बद से बदतर की तरफ हैं। तस्वीरें हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे 44 की हैं, जहां ये बस पानी में फंस गई, जिसके बाद क्रेन की मदद से बस को खींचकर निकाला गया। हाईवे पर पानी का बसेरा है, कई जगह हाईवे को नुकसान भी पहुंचा है। वहीं निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सोमवार रात को हुई मूसलाधार बारिश की वजह से अनंतपुर से बहने वाली पंडा मेरू नदी उफान पर आ गई, जिससे आसपास की कॉलोनियों में पानी प्रवेश कर गया। पानी ने पूरे रिहायशी इलाकों को जलमग्न कर दिया, जिससे लोगों को अपनी छतों पर शरण लेनी पड़ी। अधिकारियों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि अगस्त और सितंबर के महीने में भी आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में बाढ़ ने तबाही मचाई थी, जिससे काफी नुकसान उठाना पड़ा था। और अब अक्टूबर के महीने में आफत की बारिश हो रही है।